हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका एजुकेटर विकास दुबे आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नांकित कथनों में से कौन सा आई और मी में भेद करता है? आई को आधुनिक समाज में महत्व दिया जाता है और मी को पुरातन समाज में महत्व दिया जाता है। महत्वपूर्ण मूल्य आई में स्थित है और मी में नहीं। आई दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह है या उपर्युक्त ऑप्शन में से कोई नहीं। तो आई और मी में भेद करता है, ये आप लोगों को आंसर करना है। आंसर करिएगा। तो क्या होगा? सही विकल्प होगा सी। आई जो है दूसरों के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया है, जबकि मी जो है दूसरों की अभिवृत्तियों का संगठित समूह। आइए समझते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से जुड़े हुए समाजशास्त्री हैं, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से के अनुसार जो व्यक्तित्व है, जो सेल्फ है, उसका निर्माण आई और मी की अंतःक्रिया से होता है। आई क्या है? आई है व्यक्ति की स्वाभाविक, अचेतन और तात्कालिक प्रतिक्रिया। मतलब आई क्या है? रॉ पर्सोना। मी समाज के नियमों, मूल्यों और दूसरों की अपेक्षाओं का आंतरिक रूप, मतलब सामाजिक हिस्सा। मी आपके सामाजिक हिस्सा है और आई और मी का जब इंटरेक्शन होता है तो बनता है सेल्फ, स्व का निर्माण। आई क्या है? तात्कालिक प्रतिक्रिया और जैविक है, और मी है सामाजिक, अभिवृत्ति और सांस्कृतिक। आशा है कि आप आई और मी का जो कॉन्सेप्ट है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या अवधारणा का प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्रॉयड, चार्ल्स हर्टन कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या एमाइल दुर्खीम? किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में किया है। यह प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का एक प्रमुख हिस्सा है। तो मीड कहे हैं आई और मी की बात। सिगमंड फ्रॉयड बात करते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। कूले कहते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्म दर्पण का सिद्धांत। तो आशा है तीनों की ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एमाइल दुर्खीम बात करते हैं सोशल फैक्ट की, सामूहिक प्रतिनिधान की। आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन किया? सेम क्वेश्चन है। C.H. कूले, G.H. मीड, S. फ्रॉयड, R.K. मुखर्जी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? G.H. मीड। कूले आत्मदर्पण से जुड़े हैं, प्राथमिक समूह से बात कर ली। फ्रायड इड, ईगो, सुपर ईगो की बात करते हैं। R.K. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्री हैं जो मूल्यों के समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज से जुड़े हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का समाजीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जीन पियाजे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, सिगमंड फ्रॉयड या एमाइल दुर्खीम? तो किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। उनका जो कॉन्सेप्ट है आई और मी का, जिससे स्व का, सेल्फ का निर्माण होता है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सिद्धांत को स्वयं की अवधारणा, प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता, एक्विजिशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सोशल आइडेंटिटी का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक। सिग्निफिकेंट अदर महत्वपूर्ण अन्य और जनरलाइज्ड अदर सामान्यकृत अन्य की भूमिकाओं को ग्रहण या रोल टेकिंग करता है, तब उसकी सामाजिक अस्मिता बनती है। जब बच्चा, जब सिग्निफिकेंट अदर, एक तो बात करते हैं किसकी? महत्वपूर्ण अन्य की। और जब बच्चा सिग्निफिकेंट अदर, महत्वपूर्ण अन्य से
जनरलाइज्ड अदर मतलब सामान्यीकृत अन्य की तरफ जाता है, मतलब कि जनरलाइज्ड अदर की तरफ जाता है तो भूमिकाओं को ग्रहण करता है, तब उसकी सामाजिक अस्मिता बनती है, तो ये आप समझ रहे होंगे, इसके साथ ये देख सकते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट की सबसे पहला स्टेज क्या होता है, इमिटेशन स्टेज, नकल स्टेज। बच्चा जब से सबसे छोटा होता है तो वो क्या करता है, आप उसको कुछ कहिए तो सेम वो दोहराएगा, वो आप ही को इमिटेट करेगा, नकल करेगा। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट अदर, महत्वपूर्ण अन्य, मतलब कि जैसे माता पिता, पेरेंट, भाई बहन, मतलब जो बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट अदर। फिर आता है जनरलाइज्ड अदर, मतलब eu कि समाज की बात करता है, यही क्या है, सामान्यीकृत अन्य की बात करता है। ऐसा है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, मैं और मुझे सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है, समाजीकरण, स्तरीकरण, परिवर्तन या उद्विकास। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा और आंसर करिएगा। तो किससे संबंधित है, समाजीकरण से, सोशलाइजेशन से, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कॉन्सेप्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 85 की जो एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं। मैं और मुझे, आई एंड मी, पूर्णतः समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। समाजीकरण वह आजीवन प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज के मानदंड, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है। मीड के अनुसार मी का विकास ही समाजीकरण है, क्योंकि यह समाज के दृष्टिकोण को व्यक्ति के भीतर स्थापित करता है। ऐसा है कि समझ लेंगे। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने पढ़ा है पहले भी, ये एक समाज का पदानुक्रम डिवीजन है, हायरार्की है, वर्टिकल डिवीजन है। परिवर्तन सामाजिक संरचना या संस्थाओं में जो बदलाव है उनको कहते हैं। उद्विकास मतलब क्रमिक विकास, समाज का सरलता से जटिलता की ओर विकास, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर और डार्विन बात करते हैं, तो उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में किसने अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया? परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया तो जीएस घुरिये, एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन। तो सब एल्टन अप्रोच या अधीनता अप्रोच से जुड़े हुए कौन है? डेविड हार्डीमैन। पहले भी हम लोग पढ़ चुके। डेविड हार्डीमैन देवी आंदोलन से भी जुड़े थे, आप लोगों को याद होगा तो पहले कह चुके हैं। एन.के. बोस, सुरजीत सिन्हा जो है सभ्यतावादी उपागम से जुड़े हैं। जीएस घुरिये इंडोलॉजिकल से जुड़े हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होगा अब। तो अधीनतावादी परिप्रेक्ष्य से का अर्थ है समाज का अध्ययन नीचे से, मतलब जो हाशिए पर वर्ग हैं उनका, दलित, किसान, मजदूर और आदिवासी के दृष्टिकोण से करना। डेविड हार्डीमैन सब अल्टरनेट स्टडीज समूह के प्रमुख इतिहासकार समाजशास्त्री माने जाते हैं। इन्होंने भारत में किसानों और आदिवासियों जैसे देवी आंदोलन के अध्ययन में इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। अगर सब एल्टन स्कॉलर की बात करें, भीमराव अंबेडकर, रंजीत गुहा, डेविड हार्डीमैन और डेविड अर्नोल्ड, ये याद रखिएगा। जीएस घुरिये भारतीय विद्याशास्त्र, एन.के. बोस सभ्यतावादी उपागम, सिविलाइजेशनल परिप्रेक्ष्य, सुरजीत सिन्हा सभ्यतावादी उपागम के साथ साथ संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम से भी जुड़े हुए हैं। 87 क्वेश्चन देखिएगा। सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति कितने अंतः पोषक श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छल योजित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा। सी राइट मिल्स के मतानुसार अमेरिकी समाज में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक शक्ति कितने अंतः पोषक श्रेणीबद्ध समूहों द्वारा छल योजित की जाती है? 3, 2, 4, 6। 3, 2, 4, 6। तो कितने? 3। आइए समझते हैं। सी राइट मिल्स एक अमेरिकी उग्रवादी समाजशास्त्री थे। मिल्स थे, अमेरिकी थे और रेडिकल सोशियोलॉजिस्ट थे, उग्रवादी समाजशास्त्री थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द पावर एलीट। उन्होंने बताया कि आधुनिक अमेरिकी समाज पर एक छोटे
से समूह का नियंत्रण है, जिसे उन्होंने शक्ति अभिजन पावर एलीट कहा। मिल्स के अनुसार यह शक्ति 3 प्रमुख संस्थागत समूहों के शीर्ष नेताओं द्वारा नियंत्रित या छल योजित किया जाता है। एक तो राजनीतिक नेता पॉलिटिकल लीडर्स, दूसरा सैन्य अधिकारी और तीसरा कारपोरेट प्रमुख। ये तीनों हैं इनके क्लासिफिकेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिएगा, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की? किसकी? शासक वर्ग की। पेरेटो, जी मोस्का, सी राइट मिल्स या टीबी बटोमोर। तो शासक वर्ग की जो अवधारणा है उसको विकसित किया है जी मोस्का ने। आइए समझते हैं। द शासक वर्ग द रूलिंग क्लास की अवधारणा इटली के राजनीतिक विचारक अभिजन सिद्धांतकार गेटेनो मोस्का द्वारा विकसित की गई। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास। शासक वर्ग की अवधारणा से जुड़े हैं मोस्का। पेरेटो जुड़े हैं पावर एलिट से या गवर्निंग एलिट। फॉक्सेस एंड लायन से जुड़े हैं, जो कि फॉक्स और लायन के एग्जाम्पल से ये बात करते हैं अभिजन की। मिल्स जो है पावर एलिट से जुड़े हैं। सी राइट मिल्स जो है पावर एलिट से जुड़े हैं। पेरेटो जो है गवर्निंग एलिट और फॉक्सेस एंड लायन से जुड़े हैं। मोस्का जो है रूलिंग क्लास से जुड़े हैं। विल्फ्रेड पेरेटो अभिजन के भ्रमण के सिद्धांत से सर्कुलेशन ऑफ एलिट से जुड़े हैं। सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन पावर एलिट की अवधारणा से जुड़े हैं। और टीबी मोटोमोर जो है अभिजन और समाज एलिट्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिएगा। भारतीय समाज में एकता को बढ़ावा देने में कौन सा कारक मददगार है? राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था या सभी सही हैं? तो अगर उपरोक्त तीनों ऑप्शन देखें, राष्ट्रीय प्रतीक, शिक्षण व्यवस्था और वैधानिक व्यवस्था, ये तीनों ही जरूरी हैं राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए। तो राष्ट्रीय एकता के लिए संविधान भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है और राष्ट्रीय प्रतीक भी जरूरी है। भारतीय समाज भारी विविधता, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक वाला समाज है। इस विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी स्थापित करने के लिए कई संस्थागत और प्रतीकात्मक कारकों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे तिरंगा, राष्ट्रगान नागरिकों में भावनात्मक जुड़ाव और देशभक्ति पैदा करते हैं। शिक्षण व्यवस्था क्या है? एक समान पाठ्यक्रम और मूल्य प्रणाली सामाजिक एकीकरण का कार्य करती हैं। अगर वैधानिक व्यवस्था की बात करें तो संविधान और समान कानून सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधते हैं। आशा है ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है? किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक डायलेक्टिज्म का उपयोग किया है? एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, आंद्रे बेतेई, वाई.बी. दामले। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़िएगा और आंसर करिएगा। तो भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक डायलेक्टिज्म का प्रयोग किया है डी.पी. मुखर्जी ने। किसने? डी.पी. मुखर्जी ने। आइए समझते हैं। द्वंद्वात्मक उपागम डायलेक्टिकल अप्रोच का शाब्दिक अर्थ है वाद विवाद या तर्क वितर्क। इसमें थेसिस, एंटीथेसिस, थेसिस और सिंथेसिस। थेसिस क्या है? वो प्राइमरी आर्गुमेंट है, उसके एंटी में प्रतिक्रिया स्वरूप उपजा हुआ आर्गुमेंट क्या है? एंटीथेसिस। और इन दोनों के मिश्रण से उत्पन्न हुआ नया आइडिया क्या कहलाता है? सिंथेसिस। डी.पी. मुखर्जी को भारत में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के रूप में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग करने के लिए माना जाता है। मुखर्जी ने
भारतीय इतिहास का द्वंद्वात्मक विश्लेषण किया और सुझाव दिया कि समकालीन भारत में परंपरा और आधुनिकता के बीच तो द्वंद्व चल रहा है, मतलब जो ट्रेडिशन है, जो मॉडर्निटी है, उसके बीच में क्या है, द्वंद्व है। वो खुद को मार्क्सोलॉजिस्ट कहते थे, मार्क्सवादी नहीं। मतलब जो परंपरा है, जो मॉडर्निटी है, उनमें क्या है, टकराव है, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, और नया भारतीय समाज उसका सिंथेसिस होगा। एमएन श्रीनिवास की बात करें तो संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा है। ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अप्रोच से जुड़े हैं। आंध्रप्रदेई बिवेरियन उपागम जाति वर्ग और शक्ति का अध्ययन करते हैं। वाईबी तामले संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संदर्भ समूह सिद्धांत की बात करते हैं। ये आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। किसने द न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया? द न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किसने किया? मेयर फोर्टिस, इवांस प्रिचार्ड, एसएफ नडाल, लेविस स्ट्रॉस या आरएच लोबी? द न्यूर ऑफ अफ्रीका पर किसने अध्ययन किया? तो किसने किया? इवांस प्रिचार्ड ने। इवांस प्रिचार्ड एक प्रमुख ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञानी थे। उन्होंने 1930 के दशक में पूर्वी अफ्रीका, मुख्यतः सूडान के न्यूर जनजाति का विस्तृत अध्ययन किया। उनकी यह कृति खंडित वंशावली व्यवस्था, सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम को समझने के लिए मील का पत्थर है। इवांस प्रिचार्ड ही वह विद्वान है जिन्होंने द न्यूर नामक विश्वविख्यात पुस्तक लिखी। तो ये आप समझ गए होंगे, द न्यूर जनजाति का अध्ययन कौन करता है? इवांस प्रिचार्ड, जिसमें ये खंडित वंशावली की बात करते हैं। सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम अगर आएगा, खंडित वंशावली व्यवस्था, सेगमेंटरी लीनियज सिस्टम की अवधारणा से कौन जुड़े हैं, तब भी आप लिखेगा इवांस प्रिचार्ड। मेयर फोर्टिस, इन्होंने टेलेंसी समाज का अध्ययन किया। एसएफ नोडेल ने अफ्रीकी समाजों में जैसे न्यूर पर कार्य किया, पर न्यूर पर नहीं। तो नडाल जो है काम करते हैं न्यूर पर, इस पे न्यूर पर। और लेवी स्ट्रास जो है स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? संरचनावाद से जुड़े हैं। क्लाउडे लेवी स्ट्रास एलायंस थ्योरी से जुड़े हैं। किससे? एलायंस थ्योरी से। हम लोग इनको जब सोशियोलॉजिकल थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखेगा, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूपों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं, बताइएगा। अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छलता और सामाजिकरण। ये 6 ऑप्शन है, इनमें से बताना है। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? तो आंसर करिएगा। तो कौन कौन से आवश्यक हैं? एडॉप्टेशन, अनुकूलन, एकीकरण, इंटीग्रेशन और लक्ष्य प्राप्ति। टालकाट पार्सन का थ्योरी है AGIL, उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? सी। आइए समझते हैं। टालकाट पार्सन के प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता फंक्शनल प्री रिक्विसाइट्स के सिद्धांत के आधार पर पार्सन के अनुसार किसी भी सामाजिक प्रणाली को जीवित रखने के लिए 4 कार्य आवश्यक हैं। ये 4 जो AGIL मॉडल है, ये क्या है? फंक्शनल प्री रिक्विसाइट्स, प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं। तो AGIL में A क्या है? A है एडॉप्टेशन, अनुकूलन। G क्या है? G है गोल अटेनमेंट।
लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट। आई क्या है? आई है इंटीग्रेशन, एकीकरण। एल क्या है? लेटेंसी, लेटेंसी प्रक्षालता। तो ये चार हैं जो कि फंक्शनल प्री रिक्विसाइट बताते हैं टॉलकाट पार्सन किसी भी सामाजिक व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, सामाजिक प्रणाली को जीवित रखने के लिए। AGIL। आशा है कि आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया है जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, उसको क्या बताया है? मृतक संस्कृति बताया है, डेड कल्चर बताया है, जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है। जीन बॉड्रिलार्ड, उल्रिक बेक, M फूको और JF ल्यूटार्ड। क्वेश्चन नंबर 93, कौन ऐसे समाजशास्त्री या स्कॉलर हैं जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को एक डेड कल्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? कौन? जीन बॉड्रिलार्ड, जीन बॉड्रिलार्ड। आइए समझते हैं। जीन बॉड्रिलार्ड एक प्रमुख उत्तर आधुनिकतावादी पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं। एक तो आधुनिक समाज का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इसे मृतक संस्कृति, डेड कल्चर की संज्ञा दी। यहाँ यथार्थ, जो रियलिटी है, वो समाप्त हो चुका है, उसकी जगह क्या ले ली है? हाइपर रियलिटी ने ले लिया है, हाइपर रियलिटी ने ले ली है। बॉड्रिलार्ड का मत है कि उपभोक्ता समाज और मीडिया ने मूल अर्थों को नष्ट कर दिया है, जिससे समाज एक मृत संस्कृति बन गया है जहाँ भेदभाव मात्र चिन्हों का खेल रह गया है। उल्रिक बेक रिस्क सोसाइटी की बात करते हैं, जोखिम समाज की बात करते हैं। माइकल फूको ज्ञान, सत्ता और नॉलेज से जुड़े हुए हैं। ल्यूटार्ड जुड़े हैं मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वास से। मेटा नैरेटिव्स के प्रति अविश्वास से कौन जुड़ा है? JF ल्यूटार्ड। तो आप ये समझ गए होंगे, बॉड्रिलार्ड डेड कल्चर से जुड़े हैं, रिस्क सोसाइटी से उल्रिक बेक जुड़े हैं, फूकॉल्ट पावर और नॉलेज से जुड़े हैं, और ल्यूटार्ड जुड़े हैं इंड ऑफ मेटा नैरेटिव से। आइए हम लोग क्वेश्चन 94 देखते हैं। टाइलर की संस्कृति की परिभाषा में दो मूलभूत चीजें हैं। टाइलर की जो कल्चर का डिफिनेशन है, संस्कृति की जो परिभाषा है, उसमें क्या है? दो मूलभूत चीजें हैं। क्या क्या? तो सामाजिक जीवन में दूसरों के संपर्क में आने के दौरान सीखा जाता है। मतलब जब सामाजिक जीवन में हम दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं, उस दौरान सीखते हैं। इसमें से एक है ज्ञान, एक तो ज्ञान सीखते हैं, दूसरा क्या सीखते हैं? क्षमता, नैतिकता, सच्चाई या शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 94 आंसर करिएगा। तो क्या सीखते हैं? क्षमता सीखते हैं, कैपेसिटी सीखते हैं। आइए समझते हैं। एडवर्ड बी टायलर, E.B. टायलर ने 1871 में प्रिमिटिव कल्चर में संस्कृति की क्लासिक परिभाषा दी कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है, वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा और मनुष्य द्वारा अर्जित कोई भी मान्य क्षमताएं, कैपेबिलिटीज और आदतें शामिल हैं। संस्कृति क्या है? एक जटिल समग्रता है टायलर के अनुसार। इसमें ज्ञान, विश्वास और क्षमता, ये तीन है। नॉलेज, बिलीफ और कैपेसिटी या स्किल, ये क्या है? अर्जित गुण है, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। टायलर की परिभाषा में ज्ञान, नॉलेज के साथ साथ क्षमताएं, कैपेबिलिटीज और महत्वपूर्ण व्यवहारिक तथ्य है जो मनुष्य समाजीकरण के दौरान दूसरे संपर्क से सीखता है। ये क्या है? अर्जित गुण है, एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं। क्या क्या है? ज्ञान, विश्वास और क्षमता। क्वेश्चन नंबर 95 देखेगा। हेनरी मैन, सर हेनरी मैन के अनुसार समाजों के बीच का जो भेद का आधार क्या है? हेनरी मैन के अनुसार जो समाज में भेद है उनका बेस क्या है? समानता, प्राधिकरण, नागरिकता, आंतरिक और यांत्रिक एकता, सामाजिक स्थिति और अनुबंध, समुदाय और संघ, युद्धकारी और औद्योगिक। तो हेनरी मैन के अनुसार क्या सही है? तो हेनरी मैन के अनुसार जो सामाजिक स्थिति है और अनुबंध है वही भेद का आधार है। कैसे?
सर हेनरी मैन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ में तर्क दिया कि प्रगतिशील समाजों का जो विकास है परिस्थिति से संविदा की ओर हुआ है, फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर हुआ है। पारंपरिक समाजों में व्यक्ति की पहचान जन्म से तय होती थी क्योंकि सामाजिक स्थिति थी, स्टेटस था। आधुनिक समाजों में रिश्ते व्यक्तिगत इच्छा और कानूनी समझौतों पर आधारित होते हैं, मतलब जो कि अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी अगर दूसरी बात करें तो आंतरिक और यांत्रिक एकता और ऑर्गेनिक एकता की बात मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात एमाइल दुर्खीम कहते हैं। समुदाय और संघ की बात फर्दिना टॉनिज से संबंधित है, जो कि गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की बात करते हैं। युद्धकारी और औद्योगिक मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कौन करता है? हर्बर्ट स्पेंसर। तो सर हेनरी मैन के अनुसार जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो क्या है? मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो जन्म आधारित परिस्थिति के आधार पर होती है। मॉडर्न सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होती है, संविदात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण या पूर्ण समाजीकरण या पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, आंसर करिएगा। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नकारात्मक समाजीकरण, मतलब वो क्या है कि सोसाइटी के जो विरोधी व्यवहार हैं, अमान्य व्यवहार हैं, उनको सीखता है। मतलब समाज में उपस्थित चीजें सीख तो रहा है, सोशलाइजेशन तो हो रहा है, पर निगेटिव चीजें सीख रहा है, वो नकारात्मक समाजीकरण हो रहा है। जब व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों के बजाय निषेधित, प्रोहिबिटेड, विचलनकारी और अपराधी व्यवहारों को सीखता है और अपनाता है तो यह नकारात्मक समाजीकरण, नेगेटिव सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक, सोशलाइजेशन में नकारात्मक जो निषेधात्मक हैं, जो प्रोहिबिटेड हैं, उनको सीखना। विसमाजीकरण होता है कि डी सोशलाइजेशन का मतलब है कि जो पुरानी सोसाइटी है जिसका आप हिस्सा है उससे भूल जाना, मतलब कि उसको भुला देना। पूर्वाभ्यासी एंटीसिपेटरी क्या है? भविष्य के लिए सीखना, भविष्य के लिए सीखना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। समाज की अवधारणाओं को समझने के लिए गेसेलसॉफ्ट शब्द का प्रयोग किसने किया है? फर्नीदा, टॉनिज, बोटोमोर, किंग्सले डेविस या मैकाइवर। तो किसने किया है? तो फर्नीदा, टॉनिज बात करते हैं गेमेनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट की, गेमेनसॉफ्ट की और गेसेलसॉफ्ट की। जो पुराना समुदाय है, कम्युनिटी है, आदिम समाज है, वो क्या है? गेमेनसॉफ्ट है। जो आधुनिक समितात्मक समाज है, जो समितियों के आधार पर बेस्ड है, उसको क्या कहते हैं? गेसेलसॉफ्ट। फर्नीदा टॉनिज ने 1887 में अपनी पुस्तक गेमेनसॉफ्ट एंड गेसेलसॉफ्ट में सामाजिक संरचनाओं को समझने के लिए दो अवधारणाओं का निर्माण किया। तो गेमेनसॉफ्ट क्या है? कम्युनिटी है, समुदाय है, जहाँ पे वी फीलिंग की भावना प्रबल है, प्राकृतिक इच्छा और ग्रामीण है। क्योंकि गेसेलसॉफ्ट क्या है? सोसाइटी है, तार्किक इच्छा है, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन है, और ये क्या है? समितात्मक सोसाइटी है गेसेलसॉफ्ट। बात करें बोटोमोर का तो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से एलिट्स एंड सोसाइटी की बात करते हैं। किंग्सले डेविस स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत के जनक हैं। पहले भी देखे हैं हम किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोर के फंक्शनल थियरी का, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के। मैकाइवर सामाजिक संबंधों का जाल है कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, क्या है? समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान। समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान जो निम्नलिखित में से किसको पृष्ठभूमि में रखता है? समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य द्वारा पहचान जो निम्नलिखित में से किसको पृष्ठभूमि में रखता है? विलक्षण सामाजिक घटनाएं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 98 में बताना है आपको इसमें से कौन सा एक समाजशास्त्र के अध्ययन का एक उपागम है, एक पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य है। तो क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो ये एक
परिप्रेक्ष्य है, तरीका है, जो कि समाज के अध्ययन में पृष्ठभूमि में या आधार पर रहता है। समाजशास्त्र केवल एकांत व्यक्तियों का अध्ययन नहीं है। सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन समाजशास्त्र के अध्ययन की सबसे मूलभूत इकाई है, कोर यूनिट है। समाजशास्त्र की विशिष्ट पहचान और इसकी मुख्य परिप्रेक्ष्य मानव संबंधी और अंतरक्रियाओं को पृष्ठभूमि फाउंडेशन में रखकर ही समाज का विश्लेषण करना है, मैक्स वेबर और सीमेल के अनुसार। तो व्यक्ति, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन जो कि इसका कोर है, इससे ऊपर है जो आउटर लेयर, फ्रिंज लेयर है, वो है सोसाइटी एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा। किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है? किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाज को संस्थापित करता है? रेडक्लिफ, ब्राउन, नाडेल, जिन्सबर्ग या आर फर्थ? आंसर करिएगा। तो किसने? जिन्सबर्ग ने। आइए समझते हैं। मॉरिस जिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना का अध्ययन मुख्य रूप से सामाजिक संगठन, समूहों और संस्थाओं के अध्ययन के रूप में किया है। जिन्सबर्ग की जो सटीक परिभाषा है कि सामाजिक संरचना का अध्ययन समूहों, ग्रुप, समितियों, एसोसिएशन और संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन के प्रकार एवं उनके संकुलों का अध्ययन है जिनसे समाज का निर्माण होता है। जिन्सबर्ग बात करते हैं ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन की, रेडक्लिफ ब्राउन बात करते हैं एक्चुअल सोशल रिलेशन की, नाडेल बात करते हैं सिस्टम ऑफ रोल्स की, रेमंड फर्थ बात करते हैं आइडियल्स वर्सेस रियलिटी की। इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। किसने इस बात पर बल दिया कि किसी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण संस्कृति के परिपथ के माध्यम से किया जा सकता है? मतलब सर्किट ऑफ कल्चर की बात किसने की? सर्किट ऑफ कल्चर की बात की, मतलब संस्कृति के परिपथ की बात किसने की? स्टुअर्ट हॉल, डेविड हेल्ड, मैक्स होर्खीमर या टी.डब्ल्यू. एडोर्नो। तो किसने की? तो स्टुअर्ट हॉल करते हैं सर्किट ऑफ कल्चर की बात। स्टुअर्ट हॉल करते हैं। आइए समझते हैं। स्टुअर्ट हॉल सांस्कृतिक अध्ययन, कल्चरल स्टडीज और बर्मिंघम स्कूल के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने संस्कृति का परिपथ सर्किट ऑफ कल्चर नामक मॉडल प्रस्तुत किया। हॉल ने तर्क दिया कि किसी भी सांस्कृतिक मद का विश्लेषण करने के लिए उसे पांच चरणीय परिपथ से गुजरना होगा। पहला है प्रतिनिधित्व, दूसरा है पहचान, तीसरा है उत्पादन, फिर उपभोग, फिर नियमन। सर्किट ऑफ कल्चर में ये जो 5 एलिमेंट हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, रेगुलेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिटी, इसकी बात करते हैं स्टुअर्ट हॉल। डेविड हेल्ड बात करते हैं वैश्वीकरण और लोकतांत्रिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। होर्खीमर और टी.डब्ल्यू. एडोर्नो फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक थे जो संस्कृति उद्योग, कल्चर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध हैं, न कि संस्कृति परिपथ के लिए। तो होर्खीमर और एडोर्नो कल्चर इंडस्ट्री, संस्कृति उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 101 देखेगा। यह किसने माना है कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनता है। इस तरीके से सामाजिक संरचना को कौन परिभाषित करता है? रेडक्लिफ ब्राउन, आर.के. बर्टन, आर. लिंटन, एस.एफ. नाडेल। तो आंसर करिएगा। तो कौन? एस.एफ. नाडेल। आइए समझते हैं। एस.एफ. नाडेल की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। उनकी बुक का नाम है एक विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने कौन? एस.एफ. नाडेल ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया कि जो सामाजिक संरचना है वो भूमिकाओं का आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स, भूमिकाओं की आंतरिक संरचना।
रेडक्लिफ ब्राउन क्या बात करते हैं? व्यक्तियों की व्यवस्था पर केंद्रित है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि व्यक्तियों की व्यवस्था पर केंद्रित है। वहीं मर्टन प्रकारवाद और संदर्भ समूह पर केंद्रित है। रेफरेंस ग्रुप की बात करते हैं। रॉल्फ लिंटन जो है प्रस्तुति और भूमिका, स्टेटस एंड रूल की जो बुनियादी बेसिक डेफिनेशंस है उस पर इनका अध्ययन है लिंटन का। तो ब्राउन, मर्टन, लिंटन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। नाडेल बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोल्स। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 102। सूची 1 है, सूची 2 है, आप लोगों को मैच करना है और सही आंसर बताना है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित अंश है। ये पहले भी एक मैचिंग में देख चुके हैं। संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, रूढ़ि आदि सभी योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित है जिन्हें समाज में रहता हुआ सदस्य अर्जित करता है। किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, विचार, आदतों का संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं, एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। संस्कृति जीवन डिजाइन है जिसमें किसी विशेष समाज के सदस्य का विश्वास है। ए.बी. टायलर, हर्स्कोविट्स, रॉल्फ लिंटन और सी क्लकहॉन। तो ये है स्कॉलर, आप लोगों को मैच करना है। तो अगर देखें संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है तो ये हर्स्कोविट्स का है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ए का 2। संस्कृति वह जटिल समग्र है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, विधि, रूढ़ि आदि सभी योग्यताएं एवं आदतें सम्मिलित है जिन्हें समाज में रहता हुआ सदस्य अर्जित करता है। ये बात कौन कहता है? तो ये बात कहते हैं टायलर। कौन कहते हैं? टायलर। किसी समाज की संस्कृति उसके सदस्यों की जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, विचारों, आदतों का संग्रह जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी वह सीखते हैं और एक दूसरे में बांटते हैं और दूसरों तक संचार करते हैं। ये किसकी परिभाषा है संस्कृति की? ये परिभाषा है रॉल्फ लिंटन की। ये परिभाषा है रॉल्फ लिंटन की। और संस्कृति जीवन डिजाइन है, ये बात कहते हैं क्लकहॉन। क्लकहॉन संस्कृति को जीवन डिजाइन कहते हैं, क्लकहॉन। कौन सा ऑप्शन सही होगा 102 का? तो 2134, 2134। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। आइए आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। हर्स्कोविट्स संस्कृति को मानव निर्मित अंश बताते हैं, टायलर जो है जटिल समग्र की बात करते हैं, लिंटन लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, क्लकहॉन जीवन डिजाइन की। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर जो मुख्य कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेट करेंगे तो जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन में अगर कीवर्ड पकड़ लिए तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लकहॉन जीवन डिजाइन की बात करते हैं, लिंटन लाइफ स्टाइल जीवन शैली की बात करते हैं, जटिल समग्र मतलब उसमें कई चीज़ों का कॉम्प्लेक्स जो बात करते हैं, रूढ़ी, प्रथा, आदत, रीति, इन सब का वो टॉयलर कहते हैं। हर्स्कोविट्स मानव निर्मित अंश की बात करते हैं। आशा है कि आप समझ गए। E.B. टायलर की पुस्तक भी है प्रिमिटिव कल्चर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिएगा। संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। संस्कृति गौण है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। हम जो हैं वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता के बीच जो मूलभूत अंतर है वो क्या है? ये चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर करिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन डी, मतलब हम जो हैं वो क्या है? संस्कृति है। और हमारे पास जो है मतलब जो भौतिक वस्तुएं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो हमारे आउटवर्ड में हम लोगों ने क्रिएट किया है, मानव ने क्रिएट किया है, वो क्या है? सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। प्रकृति, प्रकृति से संस्कृति, ये याद रखिएगा। तो थोड़ा सा आपको पहले क्या होती है? प्रकृति, प्रकृति से बनता है संस्कृति। संस्कृति
और संस्कृति से निर्माण होता है सभ्यता का। मतलब सबसे पहले तो प्रकृति रही होगी, नेचर रहा होगा। हम आए यहाँ पे रहने लगे तो रहन सहन, लाइफ स्टाइल, विचार, ये सारी चीजें डेवलप हुई। प्रकृति से संस्कृति आया और संस्कृति से फिर आई सभ्यता। ये आप समझ गए होंगे। तो हम जो हैं वह संस्कृति है, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। मैकाइवर का क्लासिक विभाजन मानवता के आंतरिक तत्व, मानवता के जो आंतरिक तत्व हैं, इंटरनल एलिमेंट हैं, और बाहरी उपयोगिताओं के बीच स्पष्ट अंतर करता है। मतलब संस्कृति वह है जो हम हैं, मतलब इंटरनल फेथ, आंतरिक विश्वास, हमारी मोरालिटी, एथिक्स, हमारी आर्ट। सभ्यता क्या है? जो हमारे पास है, क्या? उपकरण, तकनीकी, बाहरी संसाधन, मतलब भौतिक वस्तुएं। संस्कृति क्या है? व्हाट वी आर। सभ्यता क्या है? हमारे पास जो है, व्हाट वी हैव। संस्कृति क्या है? अमूर्त है और आंतरिक है, इंटरनल है और अब्स्ट्रैक्ट है। सभ्यता क्या है? एक्सटर्नल है और कॉन्क्रीट है। संस्कृति स्वयं में साध्य है, संस्कृति अपने आप में लक्ष्य है, इंड है। सभ्यता माध्यम है, साधन है, मीन्स है। ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति का विकास किया जा सकता है। संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं। संस्कृति गैर पदार्थक और सभ्यता पदार्थक पक्ष की ओर इंगित करता है। संस्कृति है कि हमारे पास क्या है, जबकि सभ्यता है कि हम क्या हैं। तो इन चारों में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ये बताना है कि संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर डी ऑप्शन देखें, डी, तो इस स्टेटमेंट जो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसी स्टेटमेंट को उलट कर दे दिया है। संस्कृति है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति क्या था कि हम क्या हैं। हमारे पास क्या है, भौतिक वस्तु हो गई, वो संसाधन हो गया, वो तो सभ्यता था, न कि संस्कृति थी। तो डी ऑप्शन देखेंगे तो सही नहीं है। बाकी संस्कृति गैर पदार्थक है, मतलब नॉन मैटेरियलिस्टिक है, सभ्यता मैटेरियलिस्टिक है। संस्कृति और सभ्यता एक ही सिक्के के दो पक्ष हैं, ये बात भी है। संस्कृति का विकास किया जाता है, ये भी बात है, सही। तो डी ऑप्शन है वो गलत है। मैकाइवर का जो देखे थे हम लोग, सेम चीज है, हम लोग समझ रहे हैं। तो ये हम देख लीजिएगा, यहीं पे जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स कर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंतर गलत है? आपको ये डिफरेंस को गलत बताना है, कौन सा गलत है। संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, परंतु सभ्यता नहीं। सभ्यता आसानी से हस्तांतरित हो सकती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है, संस्कृति में नहीं। सभ्यता का ठोस माप संभव है, संस्कृति का नहीं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा और आंसर करिएगा। तो क्या है? संस्कृति बिना परिवर्तन की ग्रहण की जा सकती है, परंतु सभ्यता नहीं। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है कि संस्कृति बिना परिवर्तन के ग्रहण की जा सकती है, परंतु सभ्यता नहीं। बाकी तीनों बी, सी, डी जो डिफरेंसेज हैं वो सही है। आइए समझते हैं द डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण की गतिशीलता। सभ्यता क्या है? जैसे एक स्मार्टफोन है या कार है, को बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के तुरंत अपनाया जा सकता है, जबकि जो संस्कृति है, जैसे नया धर्म या मूल्य प्रणाली, को गहरे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन के बिना नहीं अपनाया जा सकता है। तो सभ्यता आसानी से हस्तांतरित होती है, सभ्यता में निरंतर रेखीय प्रगति होती है, सभ्यता की जो गति है, क्षमता का ठोस माप संभव है, संस्कृति का नहीं। सभ्यता की गति तो जो क्षमता है उसका ठोस माप संभव है, मेजरेबल है। संस्कृति जो है मेजरेबल नहीं है। ये बात
है द डायनेमिक्स ऑफ ट्रांसफर में। तो हस्तांतरण क्या है? संस्कृति का कठिन है, जबकि सभ्यता का हस्तांतरण आसान है। क्वेश्चन नंबर 106 देखिएगा, सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर करने वाले प्रथम समाजशास्त्री कौन थे? सर्वप्रथम समाजशास्त्री का नाम बताना है जिन्होंने सभ्यता जो सिविलाइजेशन है और जो कल्चर है उनके बीच का डिफरेंस बताया। अल्फ्रेड वेबर, मैकाइवर एवं पेज, ऑकबर्न और लेस्ली। तो किसने सर्वप्रथम ये डिफरेंस बताया? तो मैकाइवर एवं पेज। हम लोग प्रीवियस में 104-5 क्वेश्चन में सेम चीज डिस्कस कर रहे थे। मैकाइवर एवं पेज की ये पुस्तक का नाम है सोसाइटी। क्या नाम है? सोसाइटी। मैकाइवर एवं पेज संस्कृति और सभ्यता के बीच व्यवस्थित रूप से अंतर करने वाले पहले समाजशास्त्री थे। वहीं अगर ऑकबर्न की बात करें तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से जुड़े हैं, कल्चरल लैग। वहीं अल्फ्रेड वेबर संस्कृति के समाजशास्त्र पर कार्य किया है, लेकिन विभाजन पर बात नहीं करते हैं व्यवस्थित। मैकाइवर एवं पेज सही विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखिएगा, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात कौन करता है? ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। रॉबर्ट मर्टन, टॉलकॉट पार्सन, होमन्स और समनर। तो किसने प्रत्याशी समाजीकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात की है? तो रॉबर्ट मर्टन ने। आइए समझते हैं। रॉबर्ट के मर्टन ने प्रत्याशी समाजीकरण एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की अवधारणा प्रस्तुत की। मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर, उनकी पुस्तक का नाम है द अमेरिकन सोल्जर में संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप के अध्ययन के दौरान यह शब्द गढ़ा। यह उस प्रक्रिया को परिभाषित करता है जहां व्यक्ति उस समूह के मूल्यों को अपनाता है जिसमें वह भविष्य में शामिल होने की आकांक्षा रखता है। मतलब क्या है कि आदर्श संदर्भ समूह, टारगेट रेफरेंस ग्रुप, मतलब वो समूह जिसकी लाइफ स्टाइल या जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, वो क्या है? संदर्भ समूह। अब उसके जैसा बनने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लाइफ स्टाइल को, उसके मूल्यों को, उसके वैल्यूज को कॉपी करेंगे। तो यही क्या है? एंटीसिपेटरी बिहेवियर, प्रत्याशी आचरण, जिससे है भविष्य की भूमिका, फ्यूचर रोल अटेनमेंट। तो यहीं पर एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात रॉबर्ट मर्टन ने की है। पार्सन्स संरचनात्मक प्रकार्यवाद और सामाजिक क्रिया से जुड़े हैं। AGIL की बात करते हैं, एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी की बात करते हैं, जो कि प्री रिक्विसाइट की तरह सामाजिक जो प्रकार्यता के, सामाजिक संरचना के एक पूर्व आवश्यकता की बात करते हैं पार्सन। होमन्स सामाजिक विनिमय सिद्धांत से हैं, एक्सचेंज थ्योरी से हैं। समनर जो है फोकवे, जिनकी बुक है जन रीतियां और नृजातीय केंद्रवाद से जुड़े हैं, एथनोसेंट्रिज्म से जुड़े हैं। पहले भी हम लोग समनर का एथनोसेंट्रिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखिएगा, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करती हैं। आप देखेंगे भारतीय जो समाज में या यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि जब लड़कियां शादी करके, होता है यही है कि लड़की की शादी होगी और लड़की चली जाएगी अपने ससुराल, वहां पर रहेगी। एक नई फैमिली, एक नई पारिवारिक संरचना में नए लोगों के बीच उसको रहना है। तो वहां पर जाकर किस तरीके से रहेगी, उस परिवार में, उस नए फैमिली में कैसे एडजस्ट करेगी, उसके लिए उसको पहले से ही कुछ सीख दी जाती है बड़े बुजुर्गों द्वारा, अधिकांशतः माता पिता द्वारा, कि वहां पे जाके कैसे रहना है। तो ये क्या है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण या प्रत्याशित समाजीकरण। तो क्या है? यह एक एग्जाम्पल है किसका? प्रत्याशित समाजीकरण का, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का, जिसका कॉन्सेप्ट रॉबर्ट के मर्टन ने दिया था। यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप जो संदर्भ समूह, तो ससुराल, लड़की का जो ससुराल है वो क्या हो गया? रेफरेंस ग्रुप। क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो माता पिता अपनी पुत्री को उस भूमिका, पत्नी या बहू के लिए तैयार कर रहे हैं जो उसने अभी तक धारण नहीं की है। भविष्य की प्रसिद्धि, स्टेटस के लिए पहले से तैयारी करना ही प्रत्याशित समाजीकरण की सटीक परिभाषा है। तो
अभिवाद भी की, आदर्श संदर्भ समूह, प्रत्याशी आचरण और भविष्य की भूमिका। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 109। प्रत्याशित समाजीकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? परिवार व्यवहार, शिक्षा परक व्यवहार, क्रीड़ा समूह व्यवहार या संदर्भ समूह व्यवहार। आंसर करिएगा, पहले भी ये कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी, संदर्भ समूह व्यवहार। ये संदर्भ समूह है, ये आप हैं, इसके जैसा बनना चाहते हैं। इसके लिए आप उनके मूल्यों को, उनके लाइफ स्टाइल को, उनके जीवन शैली को कॉपी करते हैं। यह है प्रत्याशित समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। आइए आगे चलते हैं। ये पहले भी बात कर चुके हैं, इससे हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। किसी को भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करना ही क्या है? भविष्यीकरण, भविष्यवाणी, पूर्वाभासी समाजीकरण या आंतरिकीकरण। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। पूर्वाभासी समाजीकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि रॉबर्ट के मर्टन ने दिया है अपने संदर्भ समूह के अवधारणा को प्रतिपादित करने के दौरान। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 110 के बाद 11 देखें। ये आप लोग देख ही चुके हैं। 11 देखते हैं। किसने यह तर्क दिया कि प्रत्याशित समाजीकरण संदर्भ समूह व्यवहार के कारण होता है? H.H. हाइमन, R.K. मर्टन, C.H. पुले या मीड? तो किसने कहा है? रॉबर्ट के मर्टन। इनकी थ्योरी है, 3, 4, 5 क्वेश्चन लगातार इन्हीं के इसी बात पर कर रहे हैं हम लोग। व्यक्ति है वो संदर्भ समूह जिसका अवलोकन और व्यवहार वो अपनाना चाहता है और प्रत्याशित समाजीकरण होता है। मर्टन की पुस्तक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। अगर हाइमन की बात करें तो वो संदर्भ समूह जो रेफरेंस ग्रुप है, उस शब्द को इन्होंने क्वाइन किया है, ये याद रखिएगा। हाइमन जो है संदर्भ समूह शब्द को क्वाइन किए हैं या गढ़े हैं। C.H. कुले, लुकिंग ग्लास सेल्फ, आत्मदर्पण सिद्धांत पहले भी पढ़ चुके हैं। और मीड बात करते हैं रोल टेकिंग भूमिका ग्रहण सिद्धांत की। मीड कहते हैं रोल टेकिंग भूमिका ग्रहण की। और भूमिका दूरी, रोल डिस्टेंस की बात किए थे इरविंग गॉफमैन। अभिनय शास्त्री, उपागम, डर्मेटोलॉजी पर्सपेक्टिव में, ड्रामाटर्जिकल पर्सपेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 112। सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं। सामाजिक संबंध जो सोशल रिलेशन है वो निर्धारित होते हैं पारस्परिक जागरूकता से, निकटता से, आमने सामने के संपर्क से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो सामाजिक संबंध किससे बनते हैं? ABCD। तो सबसे उपयुक्त आंसर यही है कि पारस्परिक जागरूकता से, म्यूचुअल अवेयरनेस से। आप आमने सामने आ रहे हैं पर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, आप एक दूसरे के बारे में अवेयर नहीं है, तो यहाँ पर सामाजिक संबंध नहीं बने। सामाजिक संबंध का सबसे मूल बेस क्या है? पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। आइए समझते हैं। सामाजिक संबंधों की स्थापना के लिए अर्थपूर्ण संप्रेषण मतलब मीनिंगफुल कम्युनिकेशन तथा चेतना का भाव मतलब म्यूचुअल अवेयरनेस सबसे अनिवार्य शब्द है। यहाँ पर एक शब्द है अर्थपूर्ण संप्रेषण, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्या होती है? मीनिंगफुल कम्युनिकेशन क्या है? देखिए, आप जैसे अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये मान लीजिए सेंडर हो गया जो कि मैसेज सेंड करेगा। बीच में आ जाता है मान लो मीडियम जिस माध्यम से करेगा, और इधर है रिसीवर। और रिसीवर अगर मैसेज यहाँ से फ्लो हो रहा है फिर ये रिप्लाई करेगा। मान लो सेंडर ने कोई मैसेज दिया पर उसमें रिसीवर इन्वॉल्व नहीं हुआ या रिसीवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो ये अर्थपूर्ण संप्रेषण नहीं हुआ। यहाँ पे दोनों एक्टर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक का एक्शन है तो उसके बाद दूसरे का रिएक्शन भी आना पड़ेगा, अन्यथा कोई कम्युनिकेशन संप्रेषण नहीं हुआ। तो अर्थपूर्ण संप्रेषण के लिए ये जरूरी है कि दोनों का इन्वॉल्व होना, इंगेज रहना। बिना मानसिक और पारस्परिक जागरूकता के केवल शारीरिक रूप से पास होना संबंध नहीं है। जैसे निकटता, बस में 2 अजनबी पास बैठे हो सकते हैं पर यह क्या संबंध नहीं है, मतलब फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जरूरी नहीं हुआ रिलेशन हो। आमने सामने का संपर्क मतलब यह प्राथमिक समूहों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन
सभी सामाजिक संबंधों में, जैसे इंटरनेट पर मित्र हैं उनके लिए जरूरी तो नहीं है कि आमने सामने के, बिना आमने सामने आए भी संबंध बन सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से किसी से जुड़े हैं, किसी से फेसबुक से जुड़े हैं, किसी से व्हाट्सएप पे बात करते हैं, तो वहां पे आमने सामने का संपर्क तो नहीं है, फिर भी संबंध बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 112 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 113 देखिएगा। अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयत्नों का परिणाम था। अग्रिम संगठन प्रतिमान जिनके प्रयत्नों का परिणाम था। ब्रूस जोयसी, डेविड आसुबेल, जॉन ऑसिबेल और जोयसी एवं वॉल। किसका था? 113 क्वेश्चन देखिएगा। तो अग्रिम संगठन प्रतिमान किसका था? डेविड ऑसुबेल। डेविड ऑसुबेल। आइए समझते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल अग्रिम संगठन प्रतिमान एक शिक्षण सिद्धांत है। एक शिक्षण सिद्धांत है कि छात्रों को नई जानकारी सीखने से पहले उसे पहले से ज्ञात जानकारी के साथ जोड़ने के लिए एक संज्ञानात्मक पुल, एक कॉग्निटिव ब्रिज प्रदान करता है। यह प्रतिमान बुरी तरह से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यह प्रतिमान जो कि अग्रिम संगठन प्रतिमान है, पूरी तरीके से शैक्षिक मनोवैज्ञानिक डेविड आसुबेल द्वारा विकसित किया गया। तो क्या है? एक तो ये शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण सिद्धांत है। और पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में ब्रिज है। क्या है? ब्रिज। एक संज्ञानात्मक ब्रिज, संज्ञानात्मक ब्रिज है। किसका है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट है डेविड ऑसुबेल का। ऐसा है कि समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। दो सूची है, आप लोगों को मैच करना है। सूची 1 में अवधारणाएं हैं, सूची 2 में समाजशास्त्री हैं। संज्ञानात्मक विकास, नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन, आत्म संकल्पना एवं सामाजिक अस्मिता, नैतिक श्रेणियों का आभ्यंतरीकरण। फ्रॉयड, दुर्खीम, पियाजे, वेबर और मीड। तो ये मैचिंग करिएगा तो क्या होगा? अगर बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की करें, संज्ञानात्मक विकास की करें, तो उससे जुड़े हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे। नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन, नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान का उपार्जन सिगमंड फ्रॉयड। सिगमंड फ्रॉयड इड, ईगो एंड सुपर ईगो की भी बात करते हैं। आत्म संकल्पना और सामाजिक अस्मिता, आत्म संकल्पना और सामाजिक अस्मिता की बात कौन करता है? ये बात करते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। आई, मी और सेल्फ की जो कॉन्सेप्ट है इनका। आई क्या है? मेरा जैविक, रॉ। मी क्या है? सामाजिक। और दोनों के मिलन से बनता है सेल्फ। नैतिक श्रेणियों का आभ्यंतरीकरण, नैतिक श्रेणियों का आभ्यंतरीकरण, ये किसका है? ये है एमाइल दुर्खीम का। एमाइल दुर्खीम का। आइए समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे, नैतिक एवं व्यक्तिगत पहचान, मोरल आइडेंटिटी, सिगमंड फ्रॉयड, आत्म संकल्पना, सेल्फ कॉन्सेप्ट और आई एंड मी की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड करते हैं। नैतिक श्रेणियों का आभ्यंतरीकरण, मोरल इंटरनलाइजेशन की बात कौन करते हैं? एमाइल दुर्खीम। आशा है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 115 देखेगा। सूची 1 और सूची 2 है, मैच करिएगा। समावेश, बहुलवाद, संस्कृति ग्रहणतावाद, बहुसंस्कृतिवाद। राज्य अथवा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता के अनेक समूहों एवं संगठनों के बीच बटी होती है। फिर से पढ़ेगा। राज्य अथवा स्टेट अथवा सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता अनेक समूहों एवं संगठनों के बीच बटी होती है। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे, बताइए। तो इसको कहेंगे बहुलवाद। बहुलवाद।
मतलब जहाँ पे एक से अधिक जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, संगठन है, वो एक ही सत्ता के भीतर है, इसको क्या कहेंगे? बहुलवाद। बात अगर समावेश की करें तो समावेश क्या है? समावेश वह है कि वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृति में ही आत्मसात हो जाते हैं। मतलब जब अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी है वो मेजबान संस्कृति में ही घुल मिल जाते हैं, उनका आत्मसात की करण हो जाता है, ऐसे मिलेशन हो जाता है, वो क्या है? समावेश। समावेश क्या है? ठीक। संस्कृति ग्रहणवाद। संस्कृति ग्रहणवाद ये क्या है? संस्कृति ग्रहणवाद वो है कि अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया तथा ऐसे संपर्कों का परिणाम भी। मतलब क्या होता है कि कई संस्कृति एक साथ आते हैं, फिर उनसे कुछ न कुछ जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे में क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, हस्तांतरित होते हैं। अगर बहुसंस्कृतिवाद की बात करें तो क्या है? सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकार्यता तथा संवर्धन, जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी हो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो। तो समावेश क्या है? जहाँ पे जो छोटा या अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी ग्रुप है उनका आत्मसात्करण हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, इसको कहेंगे समावेश। बहुलवाद जब किसी राज्य या सामाजिक संगठन में प्लुरलिटी हो, मतलब उसमें अंदर कई समूह और कई सामाजिक संगठन उसके अंदर ही अंदर हो। मतलब एक अम्ब्रेला है, एक अम्ब्रेला है, अब इसके नीचे अन्य ऑर्गेनाइजेशन है छोटे छोटे और ये इसको समेटे हुए है, तो उसको क्या कहेंगे? समावेश। बहुलवाद समझ गए हम लोग। संस्कृति ग्रहणवाद जब दो संस्कृतियां एक साथ आती हैं वो कुछ न कुछ एलिमेंट्स अपना ट्रांसफर करती है एक दूसरे में, मतलब दोनों का अलग अस्तित्व है पर सांस्कृतिक जो एलिमेंट्स हैं उनका ट्रांसफर होता है। बहुसंस्कृतिवाद कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करता है। 115 में जो ऑप्शन सही है वो कौन सा है? सी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 115 देख लिए हम लोग। एसिमिलेशन, प्लुरलिज्म, अकल्चरेशन, मल्टी कल्चरलिज्म। आइए हम लोग आगे चलते हैं। आप देखिए सलाद के बाउल से बहुसंस्कृतिवाद को, मल्टी कल्चरलिज्म को इंडिकेट कर सकते हैं। समावेशन की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉट। ठीक, आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा। अभिकथन है और कारण है, आप लोगों को बताना है। अभिकथन पढ़िएगा। टाउनसेंड ने बल देकर कहा है कि, किसने? टाउनसेंड ने बल देकर कहा है कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये है अभिकथन। वही कारण पढ़िएगा। कारण क्या है? कारण है समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। आप देखेंगे सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित करने की बात गरीबी के तो टाउनसेंड ने कहा है। अभिकथन 1A तो सही है। बात आर की कहें तो समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। बात ये सही है कि सोसाइटी में बहुत ऐसे संस्था हैं, इंस्टीट्यूशन है, बहुत पहले बार्टर सिस्टम था, जजमानी व्यवस्था थी ना, तो समाज जो है आवश्यकताओं और खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण तो करता है, पर ये कारण नहीं है जो कि टाउनसेंड ने परिभाषित किया है सापेक्षिक वंचन की बात। तो दोनों अलग अलग हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं है और दोनों अलग अलग ही सही हैं। तो अभिकथन ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। पीटर टाउनसेंड ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी इन द यूके में गरीबी को सापेक्षिक वंचन, रिलेटिव डिप्रिवेशन माना है। समाज ही तय करता है। दूसरा कथन देखिएगा कि जीवन यापन का न्यूनतम स्तर क्या होगा। तो दोनों इंडिविजुअली सही हैं पर उनका इंटरलिंक नहीं है, नो स्ट्रक्चरल लिंक। आइए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्रिया या कृत्य के विशेष कृत्यों के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। जो क्रिया है, जो कृत्य है के विशेष कृत्यों के सामाजिक विश्लेषण का संबंध अंततः व्यक्तियों के साथ होता है, समूहों के साथ नहीं। ये अभिकथन ए है। और कारण देखिएगा, समूहों को व्यक्तियों के विशेष कृत्यों के मात्र परिणामों और संगठन के रूप में ही समझा जाता है और इसलिए केवल इन्हें ही व्यक्तिनिष्ठ रूप से समझने योग्य कृत्य का एजेंट समझा जा सकता है। तो इसमें क्या है, ए भी सही है, आर भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। क्यों करता है, आइए समझते हैं। मैक्स वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी है। मैक्स वेबर के अनुसार जो सामाजिक क्रिया है उसका अध्ययन क्या है कि क्रिया हमेशा व्यक्ति द्वारा की जाती है ना, इंडिविजुअल द्वारा। तो क्रिया है, सोशल एक्शन है, वो किसके द्वारा की जाता है, इंडिविजुअल द्वारा, इंडिविजुअल एक्टर द्वारा ना, देख पा रहे होंगे। और फिर यहाँ पे समाज बन रहा है। तो क्योंकि सामाजिक कृत्य की अंतिम इकाई एक व्यक्ति है और सत्य है कि क्योंकि समूह या संस्था वास्तव में व्यक्तियों की पारस्परिक क्रियाओं का ही परिणाम है। मतलब जो समूह है, जो संस्था है, वो क्या है, ये आउटकम है इनके इंडिविजुअल सोशल एक्शन का। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा। असंगत युग्म की पहचान करें। असंगत युग्म की पहचान करें। बाह्य समूह समनर, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। तो हमने पढ़ा है, इन ग्रुप आउट ग्रुप की बात समनर करते हैं, प्राइमरी ग्रुप की बात कूले करते हैं, रेफरेंस ग्रुप की बात मर्टन करते हैं, मानव समूह की बात मैक्स वेबर करते हैं। तो नहीं करते हैं ना, मैक्स वेबर जो है वो मानव समूह का नहीं कहते। तो डी जो है वो असंगत है। आइए समझते हैं। द ह्यूमन ग्रुप मानव समूह पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा नहीं बल्कि अमेरिकी समाजशास्त्री जॉर्ज होमन्स के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जॉर्ज होमन्स के द्वारा 1950 में। बाह्य समूह WG समनर और प्राथमिक समूह जो प्राइमरी ग्रुप है वो कूले और संदर्भ समूह मर्टन। तो आशा है कि समझ के होंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। वियतनाम युद्ध के समय जो अमेरिकी समाज था सक्रियशील नहीं था। युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ए और आर देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 119 में देखेंगे तो वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अभिकथन तो गलत है। अभिकथन तो गलत है, ये गलत है। और बात करें तर्क की तो युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है, तो ये बात सही है। आप देखेंगे जब युद्ध होता है, जब युद्ध की बात आती है तो देश में भले ही अलग अलग पार्टियां हों, अलग अलग राजनीतिक दल हों, समाज में अलग अलग हायरार्की हो, सोशल हायरार्की, चाहे इंडिया में देखें जाति व्यवस्था है या अन्य देशों में अलग तरीके से जो स्ट्रैटिफिकेशन है, पर जब युद्ध होता है तो पूरे देश का जो कॉमन सेंटीमेंट कंसेंसस होता है वो क्या होता है, वो अपने नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल यूनिटी की तरफ होता है, अपने राष्ट्र की संप्रभुता से होता है। तो युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। तो ए जो है गलत है, परंतु आर जो है वो सही है। आप देख रहे हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, तो सोसाइटी क्या है, इंटरनली एक हो जाएगी, उसमें सॉलिडारिटी आएगी। तो शीत युद्ध, कोल्ड वार और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी समाज अत्यधिक सक्रिय और वैचारिक रूप से विभाजित था। तो ए जो है वो गलत है। और जॉर्ज सीमेल और लुइस कोजर के संघर्ष सिद्धांत थ्योरी के अनुसार बाहरी समूहों के साथ युद्ध या संघर्ष हमेशा जो है आंतरिक समूह की एकजुटता, इंटरनल सॉलिडारिटी को बढ़ाता है। तो बाह्य संघर्ष आंतरिक एकता को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा।
सूची 1 है, सूची 2 है, इधर अवधारणा है, उधर समाजशास्त्री है, आपको मैच करना है। सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लैग, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये बात करते हैं WF ऑकबर्न। बात करें प्राथमिक समूह की तो पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। तो जब भी प्राइमरी ग्रुप की बात आएगी तो फूले। प्रत्यक्ष प्रकार की बात कौन करता है तो रॉबर्ट के मर्टन। और कायिक संगठन की बात करते हैं इमाइल दुर्खिम। ये समझते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 120 का। तो 120 का जो ऑप्शन है वो बी सही होगा, 3124। आइए समझते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लैग, WF ऑकबर्न, भौतिक संस्कृति का अभौतिक से आगे निकल जाना। CH फूले, आमने सामने के घनिष्ठ संबंध की बात करते हैं, प्राइमरी समूह की बात करते हैं। प्रत्यक्ष प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन, रॉबर्ट के मर्टन के ज्ञात और इच्छित परिणाम के बारे में बात करते हैं। कायिक संगठन मतलब ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, सावयवी एकता की बात इमाइल दुर्खिम कहते हैं। श्रम विभाजन पर आधुनिक समाज के बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोगों ने मैचिंग कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेगा। अभिकथन ए, संस्कृति से भाव उन मान्यताओं, मूल्यों एवं अभिव्यक्ति के चिन्हों से है जिन्हें कोई मानव समूह सच्चे रूप से अपनाता है। मतलब संस्कृति जो कल्चर है उन मान्यताओं, मूल्यों एवं अभिव्यक्ति के चिन्हों से है जिन्हें मानव समूह सच्चे रूप से अपनाता है। चिन्हों या प्रतीकों के रूप में कल्चर की बात कर रहे हैं अभिकथन में। तर्क में क्या है? संस्कृति ऐसे मानव समूह के सदस्यों के अनुभवों को संगठित करने और उनके व्यवहार का पथ प्रदर्शन करने का कार्य है। अभिकथन ए और अभिकथन और तर्क आर दोनों पढ़िएगा और आंसर करिएगा कौन सा सबसे उपयुक्त आंसर है। तो अगर देखें तो अभिकथन ए अगर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हाँ सही है। अभिकथन ए क्या है? सही है। आप देख सकते हैं कल्चर जो है, कल्चर से रिलेटेड जो चिन्ह हैं, सिंबल्स हैं, उनको एडाप्ट करता है ट्रू वैल्यू में उसके रिलेटेड जो फेथ होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। फिर तर्क क्या है कि संस्कृति ऐसे मानव समूह के सदस्यों के अनुभवों को संगठित करने, उनके व्यवहार का पथ प्रदर्शन करने का कार्य करती है। तो आर भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन बी सही। आइए समझते हैं। E.B. टायलर के अनुसार संस्कृति वह जटिल समग्रता है। E.B. टायलर कल्चर को जटिल समग्रता है, कॉम्प्लेक्स टोटालिटी के रूप में बताते हैं। इसमें क्या है? ज्ञान, विश्वास, फेथ, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल है जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। यह मानव व्यवहार का एक प्रभावी आचार तत्व है, मतलब यह इथोस है। तो अभिकथन ए में क्या कह रहा है? संस्कृति की परिभाषा दे रहा है और उसके जो तर्क में है तो उसके कार्य जो व्यवहार का पथ प्रदर्शन है उसको स्पष्ट कर रहा है। तो दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। मान्यताएं एवं मूल्य जैसे मानव अनुभव का संगठन और व्यवहार का पथ प्रदर्शन। तो ऐसा है कि समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन में निम्नलिखित अवधारणाओं को क्रम अनुसार लिखें। ये चारों हैं: कायिक संगठन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, प्रतिमानचर्य और प्रत्यक्ष प्रकार। तो इनको एक क्रोनोलॉजी में आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 122। तो इनकी क्रोनोलॉजी क्या है? तो सबसे पहले क्या है? कायिक संगठन। सबसे पहले कायिक संगठन, फिर सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लैग, प्रतिमानचर्य और प्रत्यक्ष प्रकार। जो बी ऑप्शन है 1 2 3 4 वो सही है। आइए समझते हैं। तो जो अवधारणाएं दी गई हैं
वो क्रोनोलॉजी में ही दी गई हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर और एमाइल दुर्खीम बात करते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लैग, विलियम ऑगबर्न बात करते हैं 1922 में। प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल की बात टॉलकॉट पार्सन करते हैं। और मैनिफेस्ट फंक्शन, प्रत्यक्ष प्रकार की बात आर.के. मर्टन करते हैं, रॉबर्ट मर्टन करते हैं। तो ये रहा इनका क्रोनोलॉजी, जो कि 1 2 3 4। आइए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123, अभिकथन ए, सामाजिक स्तरण से ऐसे सामाजिक समूहों का मान होता है जिनका दर्जाबंदी की गई होती है। मतलब एक हायरार्की, एक श्रेणी क्रम में बंधे होते हैं। तर्क क्या है? सामाजिक समूह की अपनी एक जीवन शैली होती है, लाइफ स्टाइल होती है। क्या जीवन शैली अन्य सामाजिक समूहों के सदस्यों से उनको भिन्न करती है। तो अभिकथन ए भी सही है, आर भी सही है, पर आर और ए दोनों इंडिविजुअली सही हैं, इनका इंटरलिंक नहीं है। जो डी है वो सत्य है। आइए समझते हैं। सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? हायरार्की है, स्तरण है ऊंच और नीच के क्रम में। वहीं जो परिस्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप की पहचान मैक्स वेबर के अनुसार उनकी विशिष्ट जीवन शैली से होती है, लाइफ स्टाइल से होती है। ठीक, तो इंडिविजुअली दोनों सही हैं, पर दोनों का इंटरलिंक नहीं है, दोनों का इंटरलिंक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं का आवश्यक पहलू होती हैं। बहुत से साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां कुछ आर्थिक प्रक्रियाओं के आवश्यक पहलू होती हैं। कथन ए, कारण, साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैवीय आपदाओं से जागृत होते हैं। तो 124 क्वेश्चन कथन और कारण दोनों पढ़िएगा। तो क्या है? तो बहुत से साधारण समाजों में, जो सरल समाज है, सरल सोसाइटी है, उसमें क्या है? धार्मिक प्रवृत्तियां जो हैं वो आर्थिक प्रक्रियाओं से भी जुड़ी होती हैं, उनके आवश्यक पहलू होते हैं। ये बात सत्य है और ये आज भी कहीं ना कहीं हम लोग देख पाते होंगे अपने आसपास। वहीं साधारण समाज इन आर्थिक विशेषताओं में पाए जाने वाली दैविक आपदाओं से जागृत होते हैं। तो अगर आर की बात करें, तर्क की बात करें, तो वो क्या है? वो गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी सही है। कैसे? आइए समझते हैं। प्रारंभिक या साधारण समाजों में धर्म और अर्थव्यवस्था गहराई से जुड़े होते हैं। ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की ने टोब्रियांड द्वीपवासियों के अध्ययन में पाया कि उनकी आर्थिक गतिविधियां, जैसे कि कुला जो विनिमय या मछली पकड़ना, धार्मिक अनुष्ठानों और जादू से जुड़ी हुई थी। तो कथन ए सत्य है। परंतु कारण की बात करें तो क्योंकि साधारण समाजों में धार्मिक प्रवृत्तियां केवल दैविक आपदाओं से जागृत नहीं होती, बल्कि यह उनके सामान्य सामाजिक आर्थिक जीवन का एक स्वाभाविक और संस्थागत हिस्सा होती हैं। मतलब केवल एक दैवीय आपदा ही कारण नहीं होता, अन्य चीजें भी उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो आप समझ गए, कथन ए सत्य है पर आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिएगा। संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। संदर्भ समूह का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है। कारण देखिएगा, संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। कथन ए पढ़िएगा और तर्क, कारण, रीजन आर पढ़िएगा और आंसर करिएगा। तो क्या है कि संदर्भ समूह का बनना, रेफरेंस ग्रुप का बनना व्यक्ति एवं समाज के लिए प्रकार्यात्मक होता है, मतलब फंक्शनल। तो ये बात सत्य है। मान लीजिए आपने किसी को रेफरेंस ग्रुप बनाए, आप उनको इमिटेट करते हो, उनको कॉपी करते हो, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके सामाजिक मूल्य, ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप जो है एक तरीके से ऊपर जा रहे हो या अपने आप को एक प्रत्याशित समाजीकरण की तरफ ले जा रहे हो, कुछ बेहतर करने की, क्योंकि जो आपका रेफरेंस ग्रुप होगा हमेशा आपसे बेहतर होगा। रेफरेंस ग्रुप हमेशा आपसे आगे होगा, उसको आप कॉपी करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रकार्यात्मक है और संदर्भ समूह का बनना अपेक्षित समाजीकरण की ओर ले जाता है। अपेक्षित समाजीकरण मतलब एंटीसिपेटरी
सोशलाइजेशन की तरफ ले जाता है आपको, जो कि रॉबर्ट के मार्टिन का कॉन्सेप्ट है। तो कथन ए और आर तर्क दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, दोनों इंटरलिंक्ड भी हैं। आइए समझते हैं। रॉबर्ट के मार्टिन के अनुसार संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप वह समूह है जिसके आदर्शों को मानकर व्यक्ति अपने व्यवहार और उपलब्धियों का मूल्यांकन करता है। संदर्भ समूह अपेक्षित सामाजिकरण और प्रकार्यात्मक परिणाम, फंक्शनल आउटकम। ठीक, पहले भी ये पूरा इक्वेशन हम लोग समझ चुके हैं। आइए हम लोग 126 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मूलभूत सभ्यता इनमें बांटी गई है। भारत की मूलभूत सभ्यता इनमें बांटी गई है। थोड़ी परंपरा और श्रेष्ठ परंपरा, छोटी परंपरा और बड़ी परंपरा, शिक्षित परंपरा और अशिक्षित परंपरा, ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा। तो भारत की जो मूलभूत सभ्यता है किसमें बांटी गई है? 126 क्वेश्चन देखिएगा और आंसर करिएगा। तो ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा में बांटी गई है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी। भारत की जो मूलभूत सभ्यता है, फंडामेंटल सिविलाइजेशन है, उसका मुख्य आधार इसकी संस्थागत संरचनाएं हैं। ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय समाज की नींव मुख्य रूप से दो स्तंभों पर टिकी है। एक तो क्या है? गांव है, और दूसरा जाति है। भारतीय समाज को समझना है तो भारत के गांव और कास्ट सिस्टम को समझ जाइए। भारतीय सभ्यता मुख्य रूप से ग्रामीण परंपरा, गांवों के आत्मनिर्भर ढांचा, और जाति परंपरा जो कि स्ट्रैटिफिकेशन है, संस्तरण है, श्रम विभाजन की प्रणाली है, में बटी है। अधिकांश भारत गांवों में बसता है और जाति व्यवस्था इसके सामाजिक जीवन का प्रथम निर्धारक है। तो किसमें? ग्रामीण परंपरा और जाति परंपरा की बात हो रही है। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड जुड़े हैं, वो सांस्कृतिक अध्ययन से संबंधित है, मूलभूत संरचनात्मक विभाजन से नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनिश्चित संगठन वाले समूह, निश्चित संगठन वाले समूह, हितों के प्रति चेतन समूह या प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करिएगा। जिन समूहों की प्रकृति क्या है? अस्थायी है, टेम्परेरी है, जो उद्देश्य पूर्ति के बाद मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? हितों के प्रति चेतन समूह। जैसे कोई समिति हो, समितियां अस्थायी होती हैं, जैसे ही उनकी लक्ष्य की प्राप्ति होती है समितियां समाप्त हो जाती हैं। तो हितों के प्रति चेतन समूह आंसर सही होगा। हितों के प्रति चेतन समूह इंटरेस्ट कॉन्शियस ग्रुप वे समूह होते हैं जो किसी विशेष लक्ष्य, समस्या या हित की पूर्ति के लिए अस्थायी रूप से एकजुट होते हैं, जैसे हड़ताल समिति या विशिष्ट भीड़। इन समूहों में निश्चित संगठन का अभाव होता है, लेकिन अपने हितों के प्रति इनमें तीव्र जागरूकता पाई जाती है। जैसे ही यह विशिष्ट उद्देश्य पूरा होता है, समूह का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मतलब हित या उद्देश्य, समूह का निर्माण, लक्ष्य प्राप्ति और समूह का विघटन, ये पूरा इसका फ्लो है। प्राथमिक परिवार क्या है? परिवार, मित्र, पड़ोस, जहाँ पे आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। CH कूले इनसे जुड़े हुए हैं। निश्चित संगठन वाले समूह जैसे राज्य, चर्च या दीर्घकालिक होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। अनिश्चित संगठन मतलब जिनका ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अनडिफाइंड है या इनसर्टेन है, तो यह जो है उतना सही नहीं है। लेकिन जो बात हो रही है हितों की जागरूकता, तो वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्रायः हो जाती है समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में या जनता में। क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा और आंसर करिएगा। तो जो व्यक्ति की विचार है, जो स्वयं की आइडियोलॉजी है, वो कब शक्तिलुप्त हो जाती है? मतलब जब वह श्रोता समूह में, ऑडियंस में होता है। आप कभी भी देखे होंगे किसी लीडर के कैरिस्मेटिक लीडरशिप में जो
बेहतर स्पीच देता है और अपनी स्पीच से, अपने वाक्पटुता से अपनी बातों का प्रभाव अपने ऑडियंस में डालने की शक्ति रखता हो और आप ऑडियंस में हो, कई बार आप उसकी बातों में इतना प्रभावित हो जाते हैं कि आपकी खुद की आइडियोलॉजी शक्ति लुप्त हो जाती है। यही बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो श्रोता समूह ऑडियंस में, क्वेश्चन नंबर 128 देखिएगा। तो किम्बल एंग याद रखिएगा, श्रोता समूह ऑडियंस ग्रुप को एक प्रकार की संस्थात्मक भीड़, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्राउड माना है। यह एक निषिद्ध पैसिव, निष्क्रिय एकत्रीकरण है। श्रोता समूह में व्यक्ति का ध्यान पूरी तरीके से वक्ता या प्रदर्शन पर केंद्रित होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति की स्वतंत्र तार्किक या विचार शक्ति, जो थिंकिंग पावर है, वो प्रायः लुप्त हो जाती है। वह एक तरफा संचार के प्रभाव में आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन 129 देखते हैं। दूसरों की संस्कृति के तत्वों को अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सात्मीकरण, सामाजिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या स्व संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 129 पहले भी पढ़ चुके हैं। पर संस्कृतिकरण, जब दो कल्चर एक साथ आते हैं या संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के एलिमेंट वो सीखते हैं, उसे कहते हैं पर संस्कृति ग्रहण। आइए समझते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक कल्चरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न संस्कृतियों के निरंतर संपर्क में आने पर एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के तत्वों को स्वेच्छा से या दबाववश अपना लेती है। रेडफील्ड, लिंटन और हर्स्कोविट्ज बात करते हैं। सात्मीकरण क्या है? इसमें एक दूसरे समूह में पूरी तरह विलीन हो जाना, मतलब कोई छोटी कल्चर या लिटिल ट्रेडिशन की बात करें, जैसे बात करें कोई अल्पसंख्यक समूह है, वो किसी बड़े समूह में या बहुसंख्यक के जो कल्चर है उसमें पूरी तरीके से विलीन हो जाए। समाजीकरण समाज के मानदंडों को सीखने की जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। स्व संस्कृतिकरण इनकल्चरेशन अपनी ही संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया। तो ए कल्चरेशन क्या है? कल्चर ए के जो ट्रेड्स हैं वो कल्चर बी में और कल्चर बी के ए में, तो इस तरह पर संस्कृति ग्रहण की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिएगा। 131 देखिएगा। पर संस्कृति ग्रहण ए कल्चरेशन क्या है? जस्ट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा है। अपनी संस्कृति के गुण ग्रहण, किसी अन्य संस्कृति से संपर्क, दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना, संस्कृति का रूपांतरण। तो क्या है? ऑप्शन सी, दूसरी संस्कृति के गुण ग्रहण करना। आइए समझते हैं 131। ये पहले भी समझ चुके हैं तो कोई मतलब नहीं है। 132 देखते हैं। परिस्थिति समुच्चय, स्टेटस सेट की बात कर रहे हैं। अवधारणा किसने दी? किंग्सले डेविस, मर्टन, पार्सन या रॉल्फ लिंटन? तो किसने दी? रॉबर्ट के मर्टन। रोल सेट और स्टेटस सेट दोनों की बात कौन करता है? रॉबर्ट मर्टन। स्टेटस सेट और रोल सेट, भूमिका समुच्चय और परिस्थिति समुच्चय। उनकी बुक है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। किंग्सले डेविस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़े हैं, उनके प्रकार्यात्मक पहलू पर बात करते हैं। टालकाट पार्सन सामाजिक क्रिया की बात करते हैं, सोशल एक्शन की बात करते हैं और बात करते हैं AGIL की, याद होगा तो। रॉल्फ लिंटन परिस्थिति और भूमिका की सामान्य अवधारणा दी थी। आइए हम लोग क्वेश्चन 131 देखते हैं। राम एक प्रबंधकीय अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य आदि है। यह उदाहरण निम्न में से किसका है? भूमिका सेट का, भूमिका परिस्थिति क्रमबद्धता का, विविध भूमिकाएं या परिस्थिति सेट। क्वेश्चन नंबर 133। तो क्या है? यह है परिस्थिति सेट या स्टेटस सेट। स्टेटस ए, स्टेटस बी, स्टेटस सी। राम कि ये परिस्थिति सेट है या परिस्थिति समुच्चय है। जब एक ही व्यक्ति एक विशिष्ट समय पर समाज में विभिन्न पदों को एक साथ धारण करता है तो उन सभी पदों की योग को क्या कहेंगे? परिस्थिति समुच्चय या स्टेटस सेट। जैसे अफसर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी क्लब का सदस्य है, ये सब क्या है? इसके समाज में परिस्थिति है, स्टेटस है। भूमिका सेट क्या है?
यह एक ही पद से जुड़ी कई भूमिकाओं का जाल है, न कि अलग अलग पद। मतलब आप कोई अफसर हैं, अफसर में ही कई आपकी भूमिकाएं होंगी। आपके जो पीयर हैं उनके प्रति, आपके बॉस के प्रति, कंपनी के प्रति, हाउसकीपिंग के प्रति, सेल्स ऑपरेशन के प्रति, जो कंपनी की मार्केटिंग है उसके प्रति। तो लाइन ऑफ बिजनेसेस आप एक साथ हैंडल कर रहे हैं। ये क्या है? भूमिकाएं हैं। तो इसको कहेंगे भूमिका समुच्चय। परिस्थिति क्रमबद्धता क्या है? स्टेटस सीक्वेंस क्या है? कि यह जीवन काल में क्रम से मिलने वाले पद हैं। जैसे आप कभी छात्र हैं, फिर कर्मचारी हैं, फिर सेवानिवृत्त हैं। जैसे आप बेटा हैं, बेटा के बाद पति बने, पति के बाद पिता बने। ये क्या है? परिस्थिति क्रमबद्धता, स्टेटस सीक्वेंस। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कई परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। परिस्थिति असंगति, परिस्थिति क्रम, परिस्थिति पुंज, परिस्थिति उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 134। तो सेम चीज है, परिस्थिति पुंज, स्टेटस, स्टेटस सेट का परिस्थिति पुंज। ऑप्शन सी। परिस्थिति पुंज क्या है? एक ही समय में एक ही व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न परिस्थितियां। एक व्यक्ति अपने जीवन में एक ही समय में जो अनेक सामाजिक पद धारण करता है, उनके संपूर्ण गुच्छे को परिस्थिति पुंज कहते हैं। मतलब आप एक ही समय में कहीं शिक्षक हैं, किसी के पति हैं, तो किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं। ये अलग अलग सामाजिक परिस्थितियां हैं जो आप एक ही समय में धारण कर रहे हैं, इनको परिस्थिति पुंज कहते हैं। परिस्थिति असंगति क्या है? स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, जब व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों के स्तरों में तालमेल ना कर पाए। परिस्थिति क्रम, स्टेटस सीक्वेंस क्या है? एक समय के बाद एक परिस्थितियों में जो परिवर्तन या धारण करना स्टेटस क्रम है। परिस्थिति उत्तराधिकार, किसी पद को एक व्यक्ति से दूसरे में स्थानांतरित करना। आशा है कि ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? किसको? रोल सेट को दर्शाता है। वह पद स्थिति का व्यवहारिक पद है, पक्ष है। एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है। वह एक भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। पद स्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू। बात किसकी कर रहा है? रोल सेट की, भूमिका विन्यास की। तो क्या है? भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कैसे? आइए समझते हैं। आप डॉक्टर हैं, आपकी मरीज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भूमिकाएं हैं। आपके प्रबंधन मैनेजमेंट के प्रति कुछ भूमिकाएं हैं। नर्स कंपाउंडर के प्रति कुछ भूमिकाएं हैं। ये एक ही पद से डॉक्टर से जुड़ा हुआ अलग अलग भूमिकाएं हैं, रोल सेट। और ये दो तरफा भी है। तो ऐसा है, भूमिका विन्यास समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे समझते हैं। 136 देखिएगा। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्न रूप में जाना जाता है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के एक समय में मल्टीपल परिस्थितियां हैं। इसको क्या कहेंगे? परिस्थिति पुंज कहेंगे, स्टेटस सेट कहेंगे, भूमिका विन्यास या परिस्थिति विन्यास या परिस्थिति समुच्चय कहेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पहले हम लोग कर चुके हैं। 137 क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति डॉक्टर है और उसकी अपने मरीजों के प्रति जिम्मेदारी है। क्या करता है उसका? ये डॉक्टर है, मरीज की ट्रीटमेंट कर रहा है, उन्हें आहार बता रहा है, और कंपाउंडर द्वारा दवाइयों के वितरण, मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है। कंपाउंडर और नर्स के प्रति कुछ जिम्मेदारी, और इस क्लिनिक के प्रबंधन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रति जिम्मेदारी है, उसकी साफ सफाई और हाइजीन के प्रति। तो ये एक डॉक्टर है, ये मल्टीपल रोल निभा रहा है ना। ये क्या है? ये है भूमिका समुच्चय। ये क्या है? भूमिका समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित में से किसने भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की? किसकी? भूमिका पुंज की, रोल सेट की। किंग्सले डेविस, ई बोगार्डस या राल्फ लिंटन या आर के मर्टन।
तो भूमिका पुंज की अवधारणा विकसित की है रॉबर्ट मेटन। चाहे भूमिका पुंज की बात आए, चाहे परिस्थिति पुंज की बात आए, चाहे भूमिका परिस्थिति संघर्ष की बात आए, ये सभी आर के मार्टिन द्वारा है। इसके द्वारा आर के मार्टिन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 139 भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पदस्थिति से संबंधित होते हैं। भूमिका के संग्रह रोल सेट जो किन्हीं पद स्थिति से संबंधित होते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे भूमिका विन्यास, रोल सेट। भूमिका द्वंद्व क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट, जब दो अलग अलग भूमिकाओं के बीच टकराव हो, कंट्राडिक्शन हो। आइए हम लोग आगे समझते हैं 140। भूमिका पुंज इनमें से किसको निर्दिष्ट करता है? आपको बताना है भूमिका पुंज ABCD में क्या है। भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार, तो भूमिका अदा करने वाले का असली व्यवहार तो रोल परफॉर्मेंस है। बी देखिएगा, जिसकी कुछ स्थिति है और उसका अपेक्षित व्यवहार है। तो ये भूमिका अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। रोल स्टेटस एक्सपेक्टेशन है, परिस्थिति के साथ अपेक्षा है। तो ये भूमिका पुंज नहीं है। सी देखिएगा, दायित्वपूर्ण भूमिका को निभाने में कठिनाई महसूस करना, ये क्या है? रोल स्ट्रेन है। सी रोल स्ट्रेन है। तो डी की बात करेंगे, सामाजिक स्थिति बनाने वाला साहचर्य भूमिकाओं का गुच्छ, यही है भूमिका पुंज, यही है भूमिका पुंज। बाकी ये रोल स्ट्रेन है ना, ये रोल परफॉर्मेंस है, और ये रोल एक्सपेक्टेशन या स्टेटस एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है। ये समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 141 देखिएगा, एक अध्यापक को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अपने सहकारियों, विद्यार्थियों तथा विद्यार्थियों के अभिरक्षकों की अपेक्षाओं का भी जवाब देना पड़ता है। मतलब टीचर ए है और टीचर रहते हुए BCD अलग अलग लोगों के कुछ अपेक्षाएं हैं और उनकी लिए कुछ भूमिका या कर्तव्य हैं जिसका निर्वहन टीचर ए को करना है। एक ही परिस्थिति से जुड़े हुए अलग अलग भूमिकाएं हैं, इनको क्या कहेंगे? भूमिकाओं का पुंज, भूमिकाओं का पुंज। आशा है समझ गए होंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति है, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति है मतलब सोशल स्टेटस है, उससे मेल खानी भूमिकाओं का संग्रह, मतलब उससे रिलेटेड जो भूमिकाएं हैं, जो रोल्स हैं, उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सेम चीज है भूमिका पुंज। भूमिकाओं का संघर्ष, जब दो अलग अलग रोल के बीच कंट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। बहुविध भूमिकाएं मतलब कि अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े हुए अलग अलग भूमिकाएं हैं। भूमिकाओं का जोड़, जब ब्लेंडिंग ऑफ रोल्स या भूमिकाओं का जोड़ हो जाए, उसको वो अलग चीज है। तो भूमिकाओं का पुंज एक ही परिस्थिति, एक ही स्टेटस से जुड़े हुए अनेक भूमिकाएं हैं। आशा है कि ये समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले, क्या? सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मतलब जो स्टेटस है वो परिवर्तित हो रहा है समय के साथ। पहले भी पढ़ चुके हैं। सेम चीज क्या है? परिस्थिति क्रम, स्टेटस सीक्वेंस। आइए समझते हैं। आप अभी मेडिकल के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, कल को इंटर्न बनेंगे, फिर जूनियर डॉक्टर बनेंगे, फिर सीनियर कंसल्टेंट बनेंगे। आप विद्यार्थी हैं, PG कर रहे हैं, स्नातक, फिर किसी जगह एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब करेंगे, फिर रिटायर होंगे। समय के साथ जो परिस्थितियां बदल रही है वही है स्टेटस सीक्वेंस। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 144 देखेगा, भूमिका संबंधों की श्रृंखला, भूमिका संबंधों की श्रृंखला जो व्यक्तियों को विशेष सामाजिक स्थिति पर होने के कारण मिलती है को मार्टिन ने क्या कहा? मतलब एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है, उससे संबंधित भूमिकाओं की श्रृंखला को भूमिका समुच्चय कहेंगे या भूमिका समूह कहेंगे। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगर बात करें भूमिका नेटवर्क की, रोल नेटवर्क की, तो मार्टिन की मूल शब्दावली का सटीक अनुवाद नहीं है ऐसा कुछ। मल्टीपल रोल्स पहले भी पढ़ चुके हैं। यह एक व्यक्ति अनेक परिस्थितियों से संबंधित होती है, मतलब बहुविध भूमिकाएं, जब अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित अलग अलग भूमिकाएं हैं। परिस्थिति भूमिका या राल्फ लिंटन के परिस्थिति भूमिका सिद्धांत को दर्शाता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। 145 शिक्षक, पिता, भाई इत्यादि प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब एक व्यक्ति है,
वो शिक्षक भी है, भाई भी है और क्या है, पिता भी है। तो एक ही व्यक्ति है, वो इतने रोल निभा रहा है। मतलब ये क्या है, परिस्थिति समूह है, परिस्थिति पुंज है, परिस्थिति समुच्चय है, स्टेटस सेट है। समझ गए होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगर स्टेटस सिंबल की बात करें तो यह वो भौतिक वस्तुएं हैं जो व्यक्ति की हैसियत दर्शाती है। मतलब आप हैं, एक व्यक्ति और है, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूज कर रहा है, एक यूज कर रहा है आईफोन। तो ये एक तरीके से स्टेटस सिंबल हो गया। और अर्जित प्रसिद्धि वो है जो आप अपने स्किल और मेरिट के आधार पर प्राप्त करते हैं। अचीव्ड स्टेटस। प्रदत्त प्रसिद्धि वो प्रसिद्धि है जो जन्म से मिलती है या समाज आपको देता है। वो क्या है, एस्क्राइब्ड स्टेटस। पर यहाँ पे बात हो रही है कि एक व्यक्ति है, वो शिक्षक भी है, पिता भी है, भाई। ये क्या है, स्टेटस सेट है, परिस्थिति समूह है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। परिस्थिति कुलक, भूमिका कुलक और परिस्थिति अनुक्रम। मतलब स्टेटस सेट, रोल सेट और स्टेटस सीक्वेंस की बात कौन कर रहा है, पहले भी पढ़ चुके हैं, आर.के. मार्टिन। आइए आगे बढ़ते हैं। हाइमन संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप की अवधारणा से जुड़े हैं। लिंटन, हम लोग कई बार बात किए हैं परिस्थिति और भूमिका की बुनियादी अवधारणा। नाडेल सामाजिक संरचना और भूमिकाओं के सिद्धांत पर कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। भूमिका पुंज में अस्थायित्व या संघर्ष की बात कौन करता है। भूमिका पुंज में अस्थायी के संघर्ष को संरचनात्मक कारकों का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये भी सिद्धांत किसका है, रॉबर्ट मर्टन का है। रॉबर्ट मर्टन का, ये समझते हैं। मर्टन ने केवल भूमिका पुंज की अवधारणा ही नहीं दी, बल्कि यह भी बताया कि एक भूमिका पुंज एक रोल सेट में शामिल विभिन्न लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, जिससे व्यक्ति में अस्थायित्व या संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है ना। अभिभावक की अपेक्षा, प्रधानाचार्य की अपेक्षा, शिक्षक का बीच में संघर्ष और रोल कॉन्फ्लिक्ट। तो भूमिका पुंज की अवधारणा का विस्तार करते हुए इसके भीतर संघर्ष को कम करने के लिए संरचनात्मक तंत्र का सिद्धांत दिया, स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ रोल सेट। इसके अलावा टोलकाट पर्सन AGIL कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवाद से जुड़े हैं। नाडेल थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर से जैसी बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 148 देखिएगा। भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। क्या बात करिए, भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि की अवधारणा किसने दी। 148 क्वेश्चन तो किसने दिया, ये भी रॉबर्ट मर्टन। तो मैकेनिज्म फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ रोल सेट, पहले भी क्वेश्चन सेम आया था। भूमिका पुंज में भूमिका प्रतिपादन की कार्यविधि का हिंदी अनुवाद है। जब भूमिका पुंज में संघर्ष उत्पन्न होता है तो समाज उसे सुलझाने के लिए कुछ मैकेनिज्म, कुछ कार्यविधि बात करता है। तो मार्टिन ने भूमिका पुंज के संघर्ष को कम करने के लिए 6 विशिष्ट सामाजिक तंत्रों का उल्लेख किया, जैसे भूमिकाओं का पृथक्करण, शक्ति में अंतर आदि। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। किसने परिस्थिति पुंज और परिस्थिति क्रम की अवधारणा दी। सेम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो रॉबर्ट के मर्टन। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूर जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के फंक्शनल सिद्धांत से जुड़े हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हाँ, मैकाइवर एवं पेज जो है वो समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं, तो ये भी पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। 150। एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है। मैं सभी परिस्थितियां मिलकर किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं। मतलब एक ही व्यक्ति है, वह शिक्षक भी है, उप प्राचार्य भी है, स्थानीय क्लब का सदस्य है। मतलब ये अलग अलग स्टेटस की बात कर रहा है, अलग अलग परिस्थितियों की बात कर रहा है। ये क्या है, परिस्थिति समुच्चय। 150 क्वेश्चन परिस्थिति समुच्चय। आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। निम्न वर्ग संस्कृति का उदाहरण है। ब्लैंक स्पेस को भरना है। तो क्या है, उप संस्कृति सब कल्चर, मतलब एक बड़े कल्चर का छोटा सा हिस्सा उप संस्कृति। समझते हैं, ये मुख्य कल्चर है, डोमिनेंट कल्चर है, उसके अंदर एक उप संस्कृति या निम्न संस्कृति है। प्रति संस्कृति काउंटर कल्चर अलग चीज है, वह मुख्य संस्कृति का
विरोध करती है सीधा ना। प्रभुत्व संस्कृति मतलब शक्तिशाली या उच्च वर्ग की संस्कृति, डोमिनेंट कल्चर। आइए क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? ABCD देखिएगा। भूमिका एवं परिस्थिति, उप संस्कृति, संस्थाएं एवं फिर समूह एवं उपसमूह। तो कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? तो B, उप संस्कृति। आइए समझते हैं क्यों। तो सामाजिक संरचना क्या है? सामाजिक संरचना को ह्यूमन बॉडी से समझ लीजिए। मानव शरीर, मानव कंकाल सामाजिक संरचना है। वो किससे निर्मित हो रहा है? ऐसे ही सोसाइटी को अगर देखें तो सोसाइटी में जो संस्थाएं हैं, समूह है, परिस्थिति एवं भूमिका है, ये सामाजिक संरचना का निर्माण कर रही हैं। पर जो संस्कृति, उप संस्कृति और विचार है, ये क्या डिसाइड कर रही हैं? ये व्यवहार डिसाइड करती हैं, न कि संरचना। तो सामाजिक संरचना समाज के अंगों की एक क्रमबद्ध और अपेक्षाकृत जो है स्थायी व्यवस्था है। इसके मुख्य तत्वों में सामाजिक संस्था, समूह, भूमिकाएं आती हैं, परिस्थितियां शामिल हैं। उप संस्कृति संस्कृति का भाग है, सामाजिक संरचना का नहीं। और संरचना एक ढांचा है, जबकि संस्कृति उस ढांचे के भीतर व्यवहार है। तो भूमिका, परिस्थिति, संस्था, समूह, ये सब क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। विचार, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक भूमिका। तो इसमें क्या सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? 153 तो विचार। सेम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सामाजिक संरचना के प्रतिमान, परिस्थिति, भूमिका, ये सब सामाजिक संरचना के तत्व हैं। सांस्कृतिक तत्व जो विचार, मूल्य, उप संस्कृति, ये सब क्या है? सांस्कृतिक तत्व हैं जो समाज के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के मौलिक एवं क्षेत्रीय दृष्टिकोण को संश्लेषित करने के लिए जाने जाते हैं? इरावती कर्वे, AR देसाई, DN धनागरे, TK उम्मन या IP देसाई। क्वेश्चन नंबर 154। तो कौन है? इरावती कर्वे। इरावती कर्वे भारत को किनशिप जोन में डिवाइड किया था इन्होंने? नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न और साउदर्न। तो मौलिक दृष्टिकोण, इंडोलॉजिकल और फील्ड वर्क, क्षेत्रीय दृष्टिकोण, दोनों से भारत का अध्ययन किया था। इनकी बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। AR देसाई मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रवाद का अध्ययन किए हैं। DN धनागरे किसान आंदोलन से जुड़े हैं। TK उम्मन सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं। आइए आगे चलते हैं। 155 155। एटिक और एमिक संस्कृति सिद्धांत किसने दिया? क्या एटिक और एमिक संस्कृति के सिद्धांत किसने दिया है? आंसर करिएगा। तो किसने दिया है? केनेथ पाइक। केनेथ पाइक। आइए समझते हैं। एमिक और एटिक शब्द भाषाविद केनेथ पाइक द्वारा 1954 में गढ़े गए थे। पाइक ने इन अवधारणाओं का उपयोग भाषा और संस्कृति के अध्ययन में किया। एमिक क्या है? अंदरूनी दृष्टिकोण और कर्ता इसका स्थानीय व्यक्ति। एटिक क्या है? बाहरी दृष्टिकोण, शोधकर्ता या वैज्ञानिक। बात करें डी लॉसवेल की, वो संचार मॉडल से जुड़े हुए हैं। टाइलर संस्कृति से जुड़े हैं, संस्कृति के विकास से जुड़े हैं। मॉरिस ओपलर थीम्स ऑफ कल्चर से जुड़े हैं। तो एमिक और एटिक अंदरूनी दृष्टिकोण और बाहरी दृष्टिकोण, केनेथ पाइक। क्वेश्चन नंबर 156। निम्न में से किसने सामाजिक संरचना तथा संरचनात्मक स्वरूप में विभेद किया है? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर और संरचनात्मक स्वरूप में भेद रेडक्लिफ ब्राउन, नाडेल, एडमंड लीच या इवांस प्रिचार्ड। तो किसने किया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन ने। आइए समझते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने पहली बार स्पष्ट रूप से सामाजिक संरचना और संरचनात्मक स्वरूप के बीच अंतर स्पष्ट किया। सामाजिक संरचना वास्तविक व्यक्तियों की गतिशील व्यवस्था है जो बदलती है, जबकि जो संरचनात्मक स्वरूप है वह स्थायी नियम एवं प्रतिमान है जो स्थिर रहते हैं, जैसे परिवार की संस्था। तो सामाजिक संरचना परिवर्तनशील है, संरचनात्मक स्वरूप अस्थायी होते हैं। नाडेल भूमिकाओं के जाल की बात करते हैं, किसका? रोल नेटवर्क की बात करते हैं। एडमंड लीच जो है अमूर्त आदर्श मॉडल की बात करते हैं।
और रेडक्लिफ ब्राउन जो है अनुभवजन्य यथार्थ एम्पिरिकल रियलिटी को मानते हैं, न कि केवल मानसिक विचार को। तो 157 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है? क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से किसने संरचना को सामाजिक विश्व का मॉडल समझा है और उसे संरचनावादियों की वास्तविकता नहीं समझा है? क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स या चार्ल्स लेमार्ट? तो कौन सा ऑप्शन सही है आप देखिएगा और बताइएगा। तो क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस, क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस। आइए समझते हैं। तो क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस फ्रांसीसी संरचनावाद के जनक हैं। उनका मानना था कि सामाजिक संरचना अनुभवजन्य वास्तविकता दिखने वाला समाज नहीं है, मतलब वो मस्तिष्क मॉडल पर बात करते हैं ना। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन जो है वो एम्पिरिकल मॉडल वास्तविकता पर बात करते हैं। तो क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस, रेडक्लिफ ब्राउन में ये डिफरेंस है। जब कभी आए एम्पिरिकल वास्तविकता की बात करें सामाजिक संरचना के, तो ब्राउन को कहिएगा क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस जो है वो मस्तिष्क मॉडल का, जो कि एम्पिरिकल मॉडल को नहीं मानते हैं। ठीक। सिगमंड फ्रॉयड मनोविश्लेषण से जुड़े हैं, कार्ल मार्क्स आर्थिक नियतिवादी से जुड़े हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और लेमर्ट जो है लेबलिंग थ्योरी से जुड़े हैं। आइए 158 देखते हैं। नॉडेल की सामाजिक संरचना की अवधारणा के 3 मानदंड हैं। सामाजिक घटना की पुनरावृत्ति, सामाजिक घटना की वांछनीयता तथा तीसरा कौन है वो आपको बताना है। स्थिर संतुलन, स्थिर दबाव, चलायमान संतुलन या चलायमान दबाव। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है? चलायमान संतुलन। ये तीनों याद रखें, पुनरावृत्ति, वांछनीयता, चलायमान संतुलन। किसके द्वारा? नाडेल के द्वारा। आइए 159 देखते हैं। ये सूची 1 सूची 2 है। कुछ मॉडल हैं, कुछ थ्योरी हैं, अवधारणाएं, उनसे रिलेटेड स्कॉलर हैं, आपको मैच करना है। तो सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है। जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सोशल स्ट्रक्चर की बात, जब एम्पिरिकल अनुभवजन्य और वास्तविकता की बात होगी तो बात होगी किसकी? रेडक्लिफ ब्राउन की, रेडक्लिफ ब्राउन की ना। और जब बात होगी वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है, मतलब कि जब बात होगी मस्तिष्क की या जो कि एम्पिरिकल नहीं है, तब बात होगी क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस की। तो सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है। अब अगर आप 2 देखेंगे तो जो दूसरा है उसके होंगे, जो एम्पिरिकल की बात कर रहे हैं वो एक सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है, प्रकार या आंशिक गतिविधि का वह योगदान है। क्वेश्चन नंबर 159 देखेगा और मैच करिएगा। तो सही मैचिंग क्या होगा आप लोग आंसर करिएगा। सामाजिक संरचना वास्तविकता के पीछे का एक मॉडल है। सामाजिक संरचना अपने आप में वास्तविकता है। एक सामाजिक व्यवस्था सामाजिक क्रिया की व्यवस्था है। प्रकार या आंशिक गतिविधि का वह योगदान है जो वह संपूर्ण गतिविधि को देता है। ब्राउन, स्ट्रॉस, नाडेल, टैलकाट, पार्सन। आइए समझते हैं। तो क्लाउडे लेवी स्ट्रॉस जो है संरचना का मानसिक मॉडल देते हैं। नॉडेल जो है संरचना अपने आप में वास्तविकता की बात करते हैं। पार्सन सामाजिक क्रियाओं का सोशल एक्शन की थ्योरी देते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार संपूर्ण इकाई के निर्वाह में योगदान देता है। तो ये सही मैचिंग है। मानसिक मॉडल की बात लेवी स्ट्रॉस करते हैं, नॉडेल कहते हैं संरचना अपने आप में वास्तविकता है। सोशल एक्शन थ्योरी से जुड़े हैं पार्सन। ब्राउन प्रकार संपूर्ण इकाई के निर्वाह में योगदान देता है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देखिएगा। टानीज के अनुसार जो पड़ोस है वो क्या है? समुदाय, प्राथमिक समूह, सामाजिक समूह या द्वितीय समूह। तो जो पड़ोस है वो क्या है? एक समुदाय है। एक समुदाय है। उनके जो गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट जो क्लासिफिकेशन था उसमें क्या है? गेमिनसॉफ्ट है।
तो परिवार और पड़ोस जो है वो क्या है, गेमिनसॉफ्ट है, और शहर निगम जो फॉर्मल है ज़्यादा वो क्या है, गेसेलसॉफ्ट है। फर्नीदा टोनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गेमिनसॉफ्ट और गेसेलसॉफ्ट जो है, तो गेमिनसॉफ्ट समुदाय है, गेसेलसॉफ्ट जो है समिति है, मॉडर्न सोसाइटी है। प्राथमिक समूह की अवधारणा C.H. कूले ने दिया है। द्वितीयक समूह क्योंकि औपचारिक संबंध गेसेलसॉफ्ट का हिस्सा है, पड़ोस के नहीं। ये सब आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।